ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 9 हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी जो था वो चैप्टर जो भी है हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अभी तक जहाँ पर भी सीखा है, जितना भी सीखा है हमने, सब कुछ हम लोग एक बार रिविज़न करेंगे। और ये रिविज़न इसलिए क्योंकि इसके बाद जब मैं आपके लिए असाइनमेंट स्टार्ट करूँ तो वहाँ पर मुझे पहले के थ्योरीज वगैरह आपको याद ना दिलाना पड़े, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जाऊँ। इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोबेबिलिटी के लिए क्विक रिवीजन का दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन में। देखेंगे हम लोग अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। ठीक है, छोटे मोटे चीज़ों का नहीं, जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ये सब नहीं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं, वो कॉन्सेप्ट जिसका यूज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है, हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस हम कम्बिनेशन को यूज करके भी हम लोग सैंपल स्पेस देखेंगे, एंड विदाउट कम्बिनेशन वाले सैंपल स्पेस को भी हम लोग देखेंगे। फिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम लोग देखेंगे क्या होता है। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखेंगे, वेन डायग्राम देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम को देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स देखेंगे, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, बर्नौली ट्रायड्स। ये जो टॉपिक है मैंने आपको अभी तक नहीं कराया, तो बर्नौली ट्रायड कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको सिखा रखा है। तो आज मैं वो भी बता दूंगा कि वो कौन सा पार्ट था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिसे हम बर्नौली ट्रायड्स कहते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते थे। प्रोबेबिलिटी हमें किसी भी इवेंट का निकालना है, कोई भी इवेंट की है उसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या करते थे, इस इवेंट में जितने फेवरेबल आउटकम होंगे उतना अपॉन ये इवेंट जिस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है उस एक्सपेरिमेंट का टोटल सैंपल स्पेस। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट याद है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ई नॉट अपॉन एन ऑफ एस। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। अब दोनों के डिनोमिनेटर में एन ऑफ एस आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में एन ऑफ एस आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो एन ऑफ एस रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई नॉट। ठीक है, और एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई नॉट जो होता है वो एन ऑफ एस होता है। और एक कैंसिल होके हो जाएगा हमारा 1। तो यहां से आपको ये भी बताया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। और याद होगा आपको ये फॉर्मूला हम कब यूज करते थे, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते थे जब किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 वर्ड यूज होता था। एटलीस्ट 1, कोई भी इवेंट है जिसने बोला है कि कम से कम एक, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवा रखे हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई टर्म यूज किया हो
एटलीस्ट वन। तो वहां पर याद रखिएगा कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में सॉल्व होता है। आइए अब हम लोग सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है उस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम वो क्या क्या दे सकता है। देगा तो एक ही, लेकिन वो क्या क्या दे सकता है वो हो जाता है हमारा सैंपल स्पेस। जैसे यहाँ पर ये कॉइन है, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो ये क्या क्या दे सकता है, हेड दे सकता है एंड टेल दे सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा, हेड कॉमा टेल। और एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा, 2। वैसे ही एक डाइस है, डाइस को हमने रोल किया तो ये क्या क्या दे सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो किसी एक्सपेरिमेंट में एक डाइस को अगर रोल किया जा रहा है तो उसका एन ऑफ एस क्या हो गया, वो ये हो गया, सॉरी सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये हो गया। और एन ऑफ एस जो सैंपल स्पेस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 6। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया है, दो कॉइन को एक साथ टॉस किया। इसमें क्या था, एक कॉइन को हम एक बार में टॉस कर रहे थे, इसमें क्या था हमारा, दो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। तो दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम हो सकते हैं, वो क्या क्या दे सकता है। तो देखिए दोनों पे हेड हेड दे सकता है, हेड टेल दे सकता है, टेल हेड दे सकता है, टेल टेल दे सकता है। तो टोटल कितना दे सकता है, आउटकम टोटल कितने हो गए, एन ऑफ एस 4 हो गए। ये पता कैसे करेंगे, तो पहला वाला जो कॉइन है वो कितना आउटकम दे सकता है, दो आउटकम दे सकता है। दूसरा वाला कॉइन कितना आउटकम दे सकता है, दो दे सकता है। तो दो गुना दो कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। हेड हेड, इसके हेड के साथ टेल, दो हो गए, टेल हेड 3, टेल टेल 4। अब यहाँ दो हमारे पास डाइस है, हमने दोनों डाइस को रोल किया तो टोटल कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं हमारे पास, 36। ठीक है। एक डाइस में टोटल आउटकम कितने हैं, 6। दूसरे वाले डाइस में टोटल आउटकम कितने हैं, 6। 6 गुना 6 36। मतलब 1 1 दे सकता था, 1 2 दे सकता था, 1 3 1 4 1 5 1 6। वो जो, तो एक 6 के साथ मिल सकता है, दो भी 6 के साथ मिल सकता है तो 12 हो गए, तीन भी 6 के साथ मिल सकता है 18 हो गए, चार भी 6 के साथ मिल सकता है 5 भी, टोटल 6 है तो 6 गुना 6 36 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ एक कॉइन है और एक डाइस है, दोनों को एक साथ, एक को टॉस करना है और एक को रोल करना है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 2 गुना 6 12। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम जरा बात कर लेते हैं कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 52 पत्ते हैं और 52 पत्ते में से आपने दो पत्ते निकाला, तो 52 में से दो पत्ते निकालने के टोटल कितने तरीके हो गए, 52C2। ठीक है, आपके पास 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में से आपने दो पत्ते को निकाला, उसके टोटल तरीके कितने हो गए, 52C2। तो ये हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस वहां पर। अब मान लीजिए 4 इक्का है, 4 ही इक्का है आपके पास और उस 4 में से दो इक्का को निकालना है। तो इस केस में देखिए 4 कार्ड ही मैंने बोला, मैंने 52 कार्ड्स नहीं बोला है, 4 कार्ड्स है आपके पास और उस 4 कार्ड्स में से दो कार्ड निकालने हैं। तो टोटल कितने तरीके से निकाला जा सकता है, 4C2। ठीक है। जैसे एक बैग है हमारे पास, बैग में 2 रेड बॉल है, 3 व्हाइट है, 5 ग्रीन बॉल। इसमें से दो बॉल को निकालना है। तो दो बॉल क्या क्या निकल सकता था, दोनों रेड निकल सकता था, दोनों व्हाइट निकल सकता था, दोनों ग्रीन निकल सकता था, एक रेड एक व्हाइट निकल सकता था, एक रेड एक ग्रीन निकल सकता था। अच्छा ग्रीन 5 है तो पांचों में से कौन सा दो निकलेगा, ये भी है वहां पर मुद्दा। हो सकता था पहला दोनों ग्रीन निकल गया, दूसरा दोनों ग्रीन निकल गया, ठीक है ना। तो इसमें हो गए टोटल बॉल्स कितने हैं इसमें, 5 3 8 प्लस 2 10 और निकालने कितने हैं, दो बॉल निकाले हैं तो 10C2 हो गया हमारे पास।
तो कॉम्बिनेशन को यूज करके भी हमें प्रोबेबिलिटी में टोटल सैंपल स्पेस निकालने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां हमारा डिस्कशन है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब कहलाते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हमारा बराबर 0 हो। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बराबर 0 हो। अब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 कब होगा? जब उस इवेंट में 0 एलिमेंट हो। तो यही लिख दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी जो इवेंट है बराबर फाई, और फाई मतलब एक इवेंट नहीं हुआ, ये फाई का मतलब होता है सेट्स में कुछ नहीं उसके पास। तो ये दो तरीके हैं जहां से आप किसी भी दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रूफ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6 है, और इस सैंपल स्पेस से हमने 3 इवेंट बनाए, इवेंट नंबर फर्स्ट, इवेंट नंबर सेकेंड, इवेंट नंबर थर्ड, जिसे नाम दिया मैंने एबीसी। ए के जो फेवरेबल आउटकम है वो है 1 2 3 4, बी के जो फेवरेबल आउटकम है 2 4 6, एंड सी के जो फेवरेबल आउटकम है 1 3 5। तो हमें ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। अब जैसे आपको दोनों इवेंट के बारे में आपको पता है, ये इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, आपको बताना है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो क्या करना है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। अगर दोनों इवेंट मुझे सब कुछ पता है तो अगर ये बराबर कुछ भी एलिमेंट इस दोनों में मैच नहीं करता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो जो बी में भी हो वहीं बराबर में लिखते हैं। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो तो उसका मतलब हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं मैं। तो ए और बी में देखते हैं, ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में भी है जो बी में भी है, 2 है 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख दिया गया, 2,4। हमें बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी हो सी में भी हो, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में भी हो सी में। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हुआ, एंड बी इंटरसेक्शन सी जो हो गया ये मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। मतलब यहां से हमें ये पता चला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, और यहां पर ये पता चला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े इंडिपेंडेंट इवेंट्स के पास होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए वापस आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना होता है। अगर ये वैल्यू हमें बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए एंड बी दोनों आपस में एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो मतलब होता है, यहां पर क्या होता है, दो प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको इवेंट से समझा रहा हूं, और जो आज के लेक्चर का सबसे लास्ट स्लाइड होगा वहां पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का मेन रूल बताऊंगा, जो इंडिपेंडेंट इवेंट जैसा ही वहां पर होगा, बिल्कुल यही चीज वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ अलग एग्जाम्पल से, इस तरह के इवेंट वाले एग्जाम्पल से नहीं, वहां पर मैं रियल प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी ए और बी अगर मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है पी ए इंटू पी बी। अब ये चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब देखिए
मैं यही चारों इवेंट लेता हूँ, ये सैंपल स्पेस एस का और ये तीनों इवेंट, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी हमें मिला है, बी इंटरसेक्शन सी भी मिला है। तो हम ये चेक करने जा रहे हैं ए बी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, एंड बी सी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा 2,4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, जितने ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है उतना कौन सैंपल स्पेस, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 2, सैंपल स्पेस कितना हो गया 6, तो 2/6 बराबर 1/3। तो ये क्या हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमें निकल गया लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को हम गुना करके देखेंगे। अगर वो हमारा 1/3 के बराबर हो गया तो ए एंड बी जो हो गया इस सैंपल स्पेस में, ए एंड बी जो ये दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब यहाँ देखिएगा ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, और सैंपल स्पेस में कितने हैं 6, तो 4/6 बराबर 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल एलिमेंट कितने 3, एंड 3/6 बराबर 1/2। अब दोनों को आपस में गुना करना है, तो पी इंटू पी भी किया, तो 2 and 2 आपस में कैंसिल हो गया, बच गया 1/3, और ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया ए एंड बी दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। आपको ये पता लगाना है बी इंटरसेक्शन सी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे या नहीं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप चेक कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी बराबर 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी मेरा 0 होना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा 3/6, दोनों ही 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये दोनों ही 0 और 1/4 बराबर नहीं है, तो बी एंड सी जो हो गया वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे चलते हैं। अगला जो है वो हमारा वेन डायग्राम है। याद रखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जब यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का हिस्सा दिया हो, तो याद रखिए ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से बहुत ही आसान हो जाता है। वो आसान कब होता है, जब हम इस सारे फिगर को अच्छे से समझ लेंगे तब। ठीक है, और ये सारी बातें आपको याद रहेगी तब। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन, यूनियन मतलब एकता, एकता मतलब ए एंड बी दोनों एक साथ आना चाहिए। तो देखिए ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, दोनों इलाका जब हम एक साथ ले लें तो इस दोनों इलाके को हम एक साथ कहते हैं ए यूनियन बी। ये वाला जो इलाका रहता है, ये वाला जो इलाका रहता है, ये 2 बार रहता है, एक बार ए में रहता है, ए में भी है, और एक बार बी में भी है। तो ये वाला इलाका बी में भी है, ये वाला इलाका ए में भी है, तो जो ए में भी हो जो बी में भी हो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो इलाका हो गया वो ए इंटरसेक्शन बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई लिखा गया है। फाई का मतलब याद होगा हमने क्या कहा था, फाई का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट दोनों में मैच नहीं कर रहा है। अब कोई भी एलिमेंट दोनों में मैच नहीं कर रहा है तो दोनों का ओवरलैपिंग नहीं होगा। यहां पर दोनों का ओवरलैपिंग हुआ, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। अब यहां देखिएगा ए माइनस बी, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, उसे हम कहते हैं ए माइनस बी। पहला आप याद रखिएगा, इस वाले इलाके को ए माइनस बी कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा इसी इलाके को ए इंटरसेक्शन बी नॉट कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां अब
यहाँ पर जो सिर्फ इलाका ए में था उसे हमने ए माइनस बी कहा, तो जो इलाका सिर्फ बी में है उसे हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए। इस इलाके को हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए। और इसी को दूसरे नाम से क्या कहेंगे, जैसे ए वाले इलाके को ए इंटरसेक्शन बी नॉट कहा था, तो इस वाले को हम कहेंगे बी इंटरसेक्शन ए नॉट। अब यहां ये वाला मेरा ए है, ये वाला इलाका मेरा ए है, तो ये बाहर वाला इलाका क्या कहलाएगा, मेरा ए नॉट। मतलब यहां पर ए नहीं है, ए नॉट। या फिर हम ये कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए का जस्ट उल्टा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई अंग्रेजी में ऐसा नहीं कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, मतलब कहा जाता है नॉट, जो है उसका नहीं। तो ये पूरा ए है, तो ए का नहीं कौन हो जाएगा, जहां पर ए नहीं है, पर यही वो इलाका है जहां पर ए नहीं है, तो ये सारा इलाका क्या कहलाएगा, ए नॉट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां भी देख लीजिए, ये वाला इलाका पूरा मेरा ए है, तो ए नॉट क्या कहलाएगा, इस वाले सर्कल के एरिया को छोड़ के बाकी बाहर का जो भी एरिया है, ये बाहर, ये बी वाला भी और ये बाहर वाला भी, ये सभी ए नॉट कहलाएगा। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसे कहते थे, ये कहते थे। अब ए इंटरसेक्शन बी पर नॉट डाल दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इलाके को छोड़ के बाकी सारा इलाका, तो देखिए इस इलाके को छोड़ दिया है व्हाइट से और बाकी सारे को ड्रॉ कर दिया है। अब ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी का नॉट, तो ए यूनियन बी क्या होता था, पूरा होता था, तो इसका नॉट क्या होगा, इसको छोड़ के कौन सा इलाका बच गया, बाहर वाला। ठीक है। अब यहां पर हमने देखा ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो ए सबसेट बी का मतलब हो गया ए जो है बी के अंदर है, ए जो हो गया बी के अंदर। ठीक। अब यहां let us now conduct an experiment of tossing a pair of dice. Two events defined on experiment are A getting a doublet, ये हो गया, B event है getting total score of 10 और more। ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है, याद है क्या कहते थे, ये वाला इलाके को क्या कहते थे, ए माइनस बी, और दो सेट का माइनस कैसे होता है, तो ए में से हर वो एलिमेंट हटा देते हैं जो बी में है। दो सेट का आपस में माइनस कैसे होता है, ए माइनस बी है, तो ए में से हर उस एलिमेंट को हटा देंगे जो बी में है, सिर्फ इतना ही करेंगे। तो इसमें से हम हर उस एलिमेंट को हटा देंगे जो इसमें है, तो इसका कौन सा एलिमेंट है जो इसमें है, 55 66, तो 55 66 हटा देंगे तो बच जाएंगे ये चार, 1 1 2 2 3 3 4 4 लिखा गया है। ये वाला इलाका हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता था, तो क्या होता था, जो दोनों में, और दोनों में 55 है 66 है। फिर उसके बाद है बी इंटरसेक्शन ए नॉट, मतलब बी माइनस ए हो गया, तो बी में से हर किसी को हम हटा देंगे जो ए में है, तो इसमें से हमें हर उसको हटा देना है जो इसमें है, और इसमें है कौन कौन जो इसमें है, 55 66, तो 55 को हटा देंगे, 66 को हटा देंगे, तो ये दोनों और ये दोनों बच जाएगा यहाँ पर 4, और ये टोटल इलाका क्या कहला जाएगा हमारा, ये वाला बाहर देखते हैं, ए यूनियन बी का नॉट, और ए यूनियन बी का नॉट क्या होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये वाला। कोई दिक्कत है इसमें, इस डायग्राम को समझने में, जितना समझाया गया सब कुछ याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है अंडर गिवन कंडीशन। ठीक, तो देखिए, फ्रॉम अ पैक ऑफ
32 कार्ड्स कैसे पहचानेंगे कि किसी क्वेश्चन में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है? तो यहाँ पर है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 32 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। सॉरी, 32 कार्ड्स नहीं, 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाला गया। इफ 1 कार्ड इज एस ऑफ क्लब, देखो उसने कह दिया, एक बात कह दिया, आपने 2 कार्ड निकाला, तो दोनों कार्ड में से जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको बता देगा, तो वहां हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ कह दिया इफ 1 कार्ड इज एस ऑफ क्लब, मतलब एक कार्ड जो है क्लब का इक्का है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड इज एस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड इज एस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों इक्का है? क्वेश्चन ये होता कि 52 पत्तों में से हमने 2 पत्ते निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इक्का है? उसके लिए हो जाता, टोटल इक्के कितने होते हैं? 4, तो 4 में से ही 2 निकलना चाहिए, तो उसका हो जाता 4c2 अपॉन 52c2। लेकिन यहां पर क्या कह दिया, वो जो 2 पत्ते निकाले हैं उसमें से एक ऑलरेडी इक्का है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा वाला भी इक्का हो? तो इसके 2 तरीके हैं। ये मेरा बिल्कुल आसान वाला तरीका है जो मैं IIT JEE में अप्लाई करूंगा, और ये वो तरीका है जो मैं बोर्ड में अप्लाई करूंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि एक पत्ता इक्का है ही, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है, एक पत्ता इक्का है ही, तो दूसरा पत्ता 51 में से कुछ भी हो सकता था, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 51 हो गए। अब बोलोगे सर 51 मुझे समझ में नहीं आया, तो ये देखो, उस इक्का क्लब के साथ 1 क्लब का 1 भी हो सकता था, उसी इक्का क्लब के साथ 2 का क्लब हो सकता था, 3 का क्लब हो सकता था, 4 का क्लब हो सकता था, उसी इक्का क्लब के साथ 1 का डायमंड हो सकता था, उसी इक्का 2 का डायमंड हो सकता था, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो एक कार्ड तो इक्का है, आपने डायरेक्ट 2 कार्ड निकाला है, एक एक करके नहीं निकाला है, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, आपने हाथ डाला और 2 कार्ड निकाला। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पर क्या है, सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा? 51। अब फेवरेबल बताने हैं, एक इक्का है तो दूसरा भी इक्का होना चाहिए, क्या फेवरेबल है? तो जो इक्का आपका निकला है, इक्का ऑफ क्लब, मैंने वो यहाँ लिख दिया। तो इसके साथ आपको चाहिए क्या क्या? इक्का ऑफ डायमंड, या फिर इक्का ऑफ हार्ट, या फिर इक्का ऑफ स्पेड। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 1 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके। टोटल कितने तरीके हो गए? 3। तो 3 ऊपर लिख दिया, और नीचे जो लिख दिया हमने टोटल सैंपल स्पेस लिख दिया 51। तो 3/51 हमारा एक डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसे ही आपको बोर्ड में करना है, तो ये दोनों ही इवेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही चीजों को आपको इवेंट मानना पड़ेगा। सबसे पहला इवेंट मानना पड़ेगा ए, जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? दोनों इक्का हो, जिसमें से एक आपको पता है इक्का ऑफ क्लब है, तो इक्का ऑफ क्लब, इक्का ऑफ क्लब, इक्का ऑफ क्लब, और इक्का ऑफ क्लब के साथ इक्का ऑफ डायमंड आ सकता था, इक्का ऑफ हार्ट आ सकता था, इक्का ऑफ स्पेड आ सकता था। तो टोटल कितने हो गए? 3 फेवरेबल हो गए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब बी आपको निकालना है, इक्का के साथ क्या क्या आ सकता था। तो इक्का के साथ क्या क्या आ सकता था? इक्का ऑफ क्लब के साथ क्या क्या आ सकता था? इक्का ऑफ क्लब के साथ 1 ऑफ क्लब, 2 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब, केसी वगैरह वगैरह, ये टोटल इतना। तो ये टोटल काउंटिंग जो हो जाएगा 51। अब देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को कहते थे। ए वो है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, और बी वो है जो कंडीशन दिया है। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? दोनों इक्का का, तो ये दोनों इक्का ए है, देखो ये वाला। और एक इक्का है, दूसरा वाला कुछ भी हो वो बी हो गया हमारा। एक इक्का है, दूसरा वाला कुछ भी हो बी हो गया।
तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, वो एलिमेंट निकालिए जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी, हो गया ए सी ए डी ए सी एच एंड ये वगैरह। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 3/52 C2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, ये बी टोटल एलिमेंट कितने थे, 51 थे, तो 51/52 C2 और 52 C2 कैंसिल हो गया एक दूसरे से और ये बन गया 3/51। ठीक है, चलिए वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। और वो है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के साथ आएगा आपका बेस थ्योरम। तो गलती से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे लिखा गया है। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है कि मान लीजिए आपको बता ही दिया कि यही आना चाहिए, तो बताओ इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे ये आपको यहां पर एक बड़ा बैग दिख रहा है और उस बड़े बैग के अंदर छोटा बैग दिख रहा है 3। हमने आपको कहा कि इस बैग बड़े वाले बैग में आपने हाथ डाला और उस बैग से आपने किसी एक बैग को सिलेक्ट करके उसमें से आपने एक बॉल निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है वो रेड है। तो देखिएगा यहाँ पर सिचुएशन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक बड़ा बैग है और उस बैग के अंदर 3 बैग है। ठीक है, और उस 3 बैग में से आपने आंख बंद किया, उस बड़े वाले बैग के अंदर डाला हाथ। ठीक है, और एक बैग आपको पकड़ा गया, जो भी बैग पकड़ा है उसमें से एक बॉल आपने निकाल लिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है वो जो हो हमारा रेड बॉल। तो आंख बंद करके आपने इसमें हाथ डाला है ना, तो बैग ए भी पकड़ा जा सकता था आपसे, बैग बी भी, बैग सी भी, तीनों में से कोई भी बैग आप पकड़ सकते थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए बैग पकड़ने का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो कितना हो गया आपका 1/3, और वही हो गया बैग बी का, और वही हो गया बैग सी का। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ए बैग को पकड़ा है, कोई भी पकड़ सकते थे ना, या तो ए बैग या तो बी बैग, या मान लीजिए ए बैग को आपने पकड़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए में से रेड को निकलने का तरीका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। अच्छा ए आर आपको लिखना पड़ेगा, ए आर इवेंट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर आप इवन इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। इवन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेड फ्रॉम द बैग ए। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसे ए से ना लिख के मैं इवन इसे लिखूं यहां पर इवन, तो आपको इवन को डिफाइन करना पड़ेगा बकायदा। अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन में अगर आप लगा रहे हैं तो इवन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, ये कितना हो गया। वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का क्या आ जाएगा 3/5। थर्ड वाले का क्या आ जाएगा, तीसरे बैग से अगर आप निकालते तो उसको एक अलग इवेंट मानेंगे और ये हो जाएगा 4/5। अच्छा एक और बात आपको याद रहे कि यही सारी चीजों को हमने कैसे स्टडी किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू स्टडी किया था। तो वो भी आप लिख सकते हैं, A/E1, A/B/E2, C/E3। ठीक है ना, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो बैग ए से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी
सबसे पहले तो बैग पकड़ाया होगा, तो बैग पकड़ाने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। अब उस बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट बैग से एक रेड बॉल को निकलने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये, एंड थर्ड बैग से रेड बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो जाएगी 1/3 इंटू 4/5। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम इस तीनों ही प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये होगा। तीनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगा ना, या तो इस बैग को पकड़े होंगे, या तो उस बैग को पकड़े होंगे, या तो उस बैग को पकड़े होंगे। पहले बैग से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, दूसरे से ये, तीसरे से। तीनों को जोड़ देंगे तो इस एक्सपेरिमेंट में रेड बॉल के निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब बेस थ्योरम क्या होता था, ये होता था मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम होता था, देखिए क्या कहेगा, इसी में थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर देगा, कहेगा मान लीजिए ये बड़ा बैग है और इस बड़े बैग के अंदर आपने 3 छोटा बैग रखा है। ठीक है, आपने आंख बंद करके उस बैग में आपने हाथ डाला, तो रैंडमली कोई भी बैग आपसे सिलेक्ट हो जाएगा और उस बैग से आपने एक लाल बॉल निकाली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लाल बॉल फर्स्ट बैग से रहे? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं और फर्स्ट बैग का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालकर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपॉन ये टोटल, ये तीनों 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 4/5। और यही हो जाता है बैग ए से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। देखिए उसमें पता है कि ये रेड बॉल निकला है। अब वो रेड बॉल जो निकला है वो ए बैग से भी निकल सकता था, बी से भी निकल सकता था, सी से भी निकल सकता था। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग ए से निकले? तो बैग ए से निकलने वाले प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करा देंगे तीनों को ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स की बात कर रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो इतना होता है। कैसे होता है? पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, मतलब ये तीनों सर्कल का एरिया, तीनों सर्कल का एरिया है, वही तो एबीसी का यूनियन है। तो ये वाले सर्कल का एरिया मान लो जोड़ोगे, ये वाले सर्कल का एरिया जोड़ोगे, ये वाले सर्कल का एरिया जोड़ोगे, तो इस तीनों इस वाले एरिया से बड़ा एरिया ना मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया इसमें भी है उसमें भी है, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे ना 2 बार। ये वाला एरिया इसमें भी है इसमें भी है, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये वाला वापस दोनों इसमें है, तो यहाँ देखिएगा, तो ये वाला 2 बार है, और इसे हम क्या कहेंगे, ए एंड बी का इंटरसेक्शन। तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया है, ये वाला भी, ये वाला भी 2 बार है, बी में भी है सी में भी है, तो एक बार बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया है। और ये वाला जो एरिया है ए एंड सी में है, ये वाला एरिया ए एंड सी दोनों में है, तो एक बार सी इंटरसेक्शन ए माइनस कर दिया। अब ये वाला जो एरिया था इसमें भी था, ये वाला एरिया इसमें भी था, यही वाला एरिया इसमें भी था, तो आपने क्या किया, इसको 3 बार माइनस कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन ये तो रहना चाहिए ना, ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसको आपने इसमें से भी निकाल दिया, इसमें से भी निकाल दिया, तो ये क्या कर दिया गया, इस तीनों को ऐड कर दिया गया। तो लास्ट अगर आप वीडियो वगैरह देखोगे तो ये सब चीजें मैंने वहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, कैसे सब देखा जाता है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वेन डायग्राम से भी। आप वेन डायग्राम अगर आपको अच्छे से देखना और समझना आता है तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। बस याद रखना, ए और बी और सी की बात करें तो ये फॉर्मूला, एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी, या तो ए बी हो, या तो बी सी हो, या तो ए सी हो, कम से कम 2, या फिर ए बी सी तीनों हो। एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी मतलब
दो ही होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ए बी, बी सी, ए सी एंड एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी। कोई भी एबीसी में से कोई एक होना चाहिए। तो ये वाला इलाका एंड ये वाला इलाका। ठीक है, ये वाला जो है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस हमें बताना है। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल ऑन नंबर ऑफ एसेस निकालना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल ऑन नंबर ऑफ एसेस, तो 2 कार्ड निकाल रहे हैं, नहीं तो दोनों कार्ड एसेस हो, समझे? उसके क्या क्या है, दोनों कार्ड एसेस हो नहीं हो, कितने टोटल तरीके से हम दोनों कार्ड को एसेस पे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है दोनों में से कोई भी कार्ड एसेस नहीं हो, दोनों में से कोई एक कार्ड एसेस हो, पहला वाला हो दूसरा वाला नहीं हो, या फिर पहला वाला नहीं हो दूसरा वाला हो। तो जहां और होता है वहां पर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, या फिर दोनों एसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, समझे? तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे और यहां लिखेंगे ए को हम मान लेंगे एसेस का इवेंट, तो लिख देंगे ए नॉट। पहला वाला एसेस हो दूसरा वाला नहीं हो, या फिर पहला वाला नहीं हो दूसरा वाला हो, इक्का, या फिर दोनों में से कोई भी एसेस नहीं हो, या फिर दोनों ही एसेस हो। तो इस दोनों को नंबर के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों में एसेस एक है तो ये दोनों ही सेम है, और इसमें एसेस एक भी नहीं है, इसमें दो है। तो px बराबर 0, px बराबर 1, px बराबर 2, ये वर्क कर दिया है। अब चलिए x बराबर 0 के लिए, मतलब दोनों ही एसेस नहीं है, दोनों ही एसेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 48/52, 48/52। तो ये हो गया हमारा, दोनों में से कोई एक हमारा एसेस हो, तो एसेस होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, एसेस ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 48/52। या फिर हो सकता था पहला वाला एसेस ना हो, तो पहला वाला एसेस ना हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 48/52, और दोनों को ऐड करके ये बना दिया, और उसी तरह हो गया एस एंड एस 4/52। और यही जो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहला गया। इस बॉक्स में लिख देंगे x बराबर ये वाला जो हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल हो गया, और उस रैंडम वेरिएबल के लिए वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मीन कैसे निकालते थे, 0 इंटू इतना प्लस 1 इंटू इतना प्लस 2 इंटू इतना, ये मीन हो जाता था। वेरिएंस कैसे निकालते थे, याद है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर इंटू इतना, 1 स्क्वायर इंटू इतना, 2 स्क्वायर इंटू इतना, वो ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे, और ई एक्स का होल स्क्वायर जो भी मीन आया है उसका होल स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, वेरिएंस मिल जाएगा। और इसी वेरिएंस को हम स्क्वायर रूट में ले लेंगे तो वो जाता था मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलिए हम आपके पास आते हैं, मैंने वो इंडिपेंडेंट इवेंट के समय मैंने आपको कहा था कि एक टॉपिक मैं अच्छे से सिखाऊंगा लास्ट में, उस वहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट जो मैं मल्टीप्लिकेशन करता था पी ए इंटू पी बी, वहाँ पर एक्चुअली जो बात हो रहा था वो इवेंट के अकॉर्डिंग था। अब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे, मान लीजिए ये एक आदमी है, ये दो कार्य को करने जा रहा है, वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2, दो कार्य कर रहा है। अब काम कर रहा है तो उसमें उसको सफलता मिल सकता है या फिर असफलता मिल सकता है। तो सफलता मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है इसमें, एंड इसमें जो सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वर्क 1 एंड वर्क 2 दोनों में ही सफलता मिले? देखो दोनों में ही सफलता मिलना चाहिए, इसमें भी सफलता मिले
उसमें भी सफलता मिले। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम दोनों ही प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एडिशन रूल हम कब लगाते हैं, जब ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो तीनों ही हो सकता है, तो तीनों के ही होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया और तीनों को ही जोड़ दिया, तो हो सकता था हमारा एडिशन रूल। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब लास्ट जो हमारा है वो है बर्नौली ट्रायड्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बर्नौली ट्रायड्स क्या कहता था, एक क्वाइन को आप 5 बार टॉस किया तो 2 हेड एंड 3 टेल का अरेंजमेंट बर्नौली ट्रायड्स के मेथड से हम करते हैं। तो 2 हेड है हमारे पास एंड 3 टेल है, ठीक। तो इसका अरेंजमेंट टोटल कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक। ये क्या हो गया, पहला बार में हेड दे सकता था, दूसरा बार में हेड दे सकता था, बाकी तीनों बार में टेल दे दिया। या फिर हो सकता था पहला बार में हेड, दूसरा बार में टेल, तीसरा बार में टेल, चौथा बार में टेल, पांचवा बार में हेड। या फिर हो सकता है पहला बार में हेड, दूसरा बार में टेल, तीसरा बार में हेड, फिर टेल, फिर टेल। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते थे। तो टोटल कितने हो सकते थे, तो इसी को आपस में अरेंज कर दो, इसका जितना अरेंजमेंट होगा उतने हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ये हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ये टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस टेल के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कहा है, सवाल है हमारा कि एक कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 हेड कब माना जाता, जब ऐसा आ जाए तो पहला बार में हेड, दूसरा बार में हेड, बाकी 3 बार में टेल। या फिर ऐसा आ जाए तो पहला बार में, लास्ट बार में हेड, बाकी 3 बार में टेल। या फिर ऐसा आ जाए तो, या फिर ये जितने भी है सिचुएशन, उसमें से कोई भी सिचुएशन आ जाता तो उसमें 2 हेड मिलते हैं और उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे तो इस सिचुएशन के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड इंटू हेड, हेड का स्क्वायर इंटू टेल इंटू टेल, टेल इंटू टेल इंटू टेल, टेल का क्यूब। अब इसे देखना है, इसे, इसमें क्या है, हेड इंटू हेड, हेड स्क्वायर, टेल इंटू टेल इंटू टेल, टेल का क्यूब। यहाँ भी हेड इंटू हेड, हेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई लगेगा ना, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये पांचों चाहिए। हेड इंटू हेड का हेड स्क्वायर एंड टेल इंटू टेल का टेल क्यूब, ठीक है। तो ये टोटल है कितने, एक के लिए ये, तो 10 के लिए कितना, 10 गुना ये। तो ये टोटल है कितना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू हेड का स्क्वायर, टेल का स्क्वायर। तो इसको जो हम लिखते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, एन सी आर पी का पावर आर इंटू 1 माइनस पी का पावर एन माइनस आर। तो मैं यहां से एक्सप्लेन मैं आपको करने जा रहा हूं, ये एन सी आर ये सब क्या है। एन जो हो गए कि आपने क्वाइन को कितना बार टॉस किया, तो वो हो गया 5। आर जो हो गए, जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो कितना बार चाहिए, जो भी इवेंट है ना उसमें किसी खास बात पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आर जो हो गया वो हो गया 2। पी क्या हो गया, ये 2 जिसके लिए, ये इसके ऊपर जो ये डिग्री है, ये जिसके लिए 2 हेड, तो 2 हेड में क्या गया, हेड, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो गया पी, पी मिल गया हमें 1/2। और 1 माइनस क्यू पी क्या हो गया,
हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो 1 माइनस पी जो हो गया एक्चुअली टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो 1 माइनस पी जो हो गया टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस पी जो हो गया मेरा 1/2, और n माइनस आर कितना हो गया, n माइनस आर 3 हो गया। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया, 5c2 1/2 का पावर 2 1/2 का पावर 3। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लेक्चर से आपको पता चल गया होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कितना ही आसान चैप्टर है, और इतना ही था जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको देने थे असाइनमेंट डिस्कस करने के पहले। अब आप असाइनमेंट करेंगे, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, तो समझ लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी इतना अगर आता है तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। ऐसा है कि उस क्वेश्चन का मतलब और उस क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे होगा वो आपको नहीं समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा जो एक्सपेरिमेंट पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और इतना थ्योरी अगर आपको याद रहता है तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। चलिए फिर, थैंक यू।